बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग से पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फ़वाइद हासिल हुए और अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो सीरीज़ है उससे पाकिस्तान को जो है वो कितने प्लेयर मिल सकते हैं और सीरीज़ के क्या नतीजे जो है वो सामने आएंगे। आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के फॉर्मर सिलेक्टर, पाकिस्तान के क्रिकेट का एक बड़ा नाम के जिन्होंने मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया, अजहर खान साहब शो में खुश आमदीद कहेंगे और अजहर भाई से हम जानेंगे कि PSL से पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फायदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम अली सलमान। अजहर भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शो के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से हम आगाज करते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 हमने देखा फॉरेन प्लेयर्स जो है वो जरूर परफॉर्मेंस करते नजर आए, लेकिन क्या आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान के लोकल प्लेयर्स हैं उन्होंने उसी अंदाज से परफॉर्म किया, एज पर एक्सपेक्टेशन परफॉर्म किया, या आप समझते हैं कि थोड़ा सा बिलो उनकी परफॉर्मेंस रही है? पाकिस्तान को लोकल प्लेयर्स से इस पाकिस्तान सुपर लीग में कोई फायदा नहीं हुआ है? देखिए, लोकल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को अगर आप गेज करें या उसको रिव्यू करें या एनालाइज करें तो आपको अली सबसे पहले ये नजर आएगा कि ये ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करते रहे हैं, कंसिस्टेंट सी इनमें नहीं मौजूद थी। और जो मुझे सबसे जो हैरान कुन चीज जो नजर आई वो पूरे PSL में जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड है ना वो इतना पुअर था कि ये मेरा ख्याल है कि दुनिया की किसी भी आप लीग के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते। बहुत सारे कैच, ऑलमोस्ट आई थिंक 125 126 कैचेज जो है ना वो ड्रॉप किए गए, मिस फील्डिंग बेतहाशा की गई और कहीं भी हमें नजर नहीं आया कि ये जो PSL का जो मकसद था वो यही था कि ये जो आपके खिलाड़ी हैं या आपके जो फील्डर हैं या आपके जो टोटली जो बैंक करते हैं एक दूसरे की परफॉर्मेंस के ऊपर, उसको हमें बिल्कुल ऐसा नजर आया कि ये मौजूद ही नहीं थे। और जिसकी वजह से दुनिया में आप देखें कि फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत आगे चला गया और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा फील्डिंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सर आप कहीं ना कहीं समझते हैं कि हमने भी का मकसद कि जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने भी अपने लोकल प्लेयर को शायद वो इज्जत नहीं दी, वो मुकाम नहीं दिया, उनके नंबर्स पे नहीं खिलाया। अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बात कर लेता हूं तो कामरान गुलाम परफॉर्म करते हैं, फिर वो ड्रॉप कर दिए जाते हैं। इफ्तिखार को पूरे सीजन में इस तरह रखा गया जैसे वो कोई नए प्लेयर हैं या उनको लेके कोई गलती कर दी है। आपको लगता है कि एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज भी नहीं दी गई? नहीं, देखिए आपने जो है ना वो समंदर को कूदे में बंद कर दिया। आप पिछले मैच की मिसाल ले लें, देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड और जो लाहौर कलंदर का मैच था उसमें आपने हैदर अली को नंबर 7 या 8 पर बैटिंग करवाई। क्या वो शान शान था एक खिलाड़ी का जो कि टीम में ही कम जस्ट एज ए बैटर, नॉट एज अ बॉलर और ऑलराउंडर। तो अगर आप उसको इतनी लेट बैटिंग करवाएंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जाकर वहां पर आपको मैच जिता देगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। और इसी वजह से आप देखें कि कॉम्बिनेशन में आपने एक ऐसा खिलाड़ी ओपन भेज दिया, शहजाद को ओपन भेज दिया, जो कि आई डोंट नो कि वो इतना ज्यादा उसमें एबिलिटी थी, उसमें कन्विक्शन थी, बिलीव थी कि वो परफॉर्म कर सकता है। मगर अब आप देखें कि अगर इस तरह के खिलाड़ियों को आप जाया करेंगे और आप ही डजंट कम इनटू द टीम एज ए ऑलराउंडर और एज अ बैटर आता, तो अगर नंबर 7 या 8 पर वो बैटिंग करेगा तो मुझे बताएं कि क्या एक्सपेक्टेशन होगी उससे। तो ये तो जस्ट वन एग्जांपल, मैं और भी बहुत सारी एग्जांपल दे सकता हूं, मगर मैं समझता हूं कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में ना ये सबसे बड़ी उनकी हमाकत थी कि उन्होंने अपने जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको या तो उस नंबर पर बैटिंग नहीं कराई और ना उनको उस तरह का कॉन्फिडेंस जो है ना वो क्रिएट किया। तो इन माय ओपिनियन मैं यही समझता हूँ कि अगर आप अपने खिलाड़ी को खिलाते हैं तो प्लीज ट्राई टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ हिम, उसके ऑर्डर में बैटिंग करवाएं। Alright, so do you think that we have found some talented player from this Pakistan Super League season 10? देखिए, अगर आप बैटिंग में और बॉलिंग में अगर आप देखें तो आपको मुझे जो सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव चीज नजर आई वो था सलमान जो कि कलंदर के बॉलर थे। मुझे ऐसा लगा कि वो काफी पक्के बॉलर थे, वो उनकी लाइन और लेंथ बड़ी अच्छी थी, बॉल को मूव बड़ा अच्छा करते थे, पेस भी उनकी थी, वो अपनी वेरिएशन का भी इस्तेमाल करते थे। इज गॉट अ वेरी गुड रन अप और डिलीवरी स्ट्राइड उनकी बहुत अच्छी थी। मगर मैं क्या ये जरूरी नहीं है कि अगर फ्रेंचाइजीज में ये नए लड़के अगर खेल रहे हैं तो अगर आप पेशावर जल्मी के बात करें, वो जो उनके फास्ट बॉलर है
वो अगर अली रजा। परफॉर्म करते हैं, हाँ जी, अली रजा, अगर अली रजा परफॉर्म करते हैं तो अली रजा को आप डायरेक्टली या आप सलमान मिर्जा को डायरेक्टली खिला नहीं सकते। लेट देम ग्रूम इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लेट देम बॉल इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनको बॉलिंग नहीं मिलती तो वो ये 2-2, 4-4 ओवर के जो खिलाड़ी हैं ये पाकिस्तान में इतना ज्यादा निभा नहीं सकते। इनकी बॉलिंग में वो निखार नहीं आएगा जब तक आप इनको लॉन्गर वर्जन में जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, 20 ओवर्स ये पर डे नहीं करेंगे, इनकी बॉडी की स्ट्रेंथ जो है वो जाहिर नहीं होगी कि ये अच्छे बॉलर बन सकते हैं। तो फिर आप उनको पाकिस्तान के लिए सोचें, फिर उनको ए टीम में लेके जाएं, उसके बाद ये देखें कि क्या पाकिस्तान खेलने के लायक है कि नहीं है। तो आई थिंक जनरली स्पीकिंग मुझे जो बैटिंग का जो स्टैंडर्ड है, अब अगर साथ फरहान है तो वो तो एक टेस्टेड एंड ट्राइड प्लेयर है, वो पहले भी पाकिस्तान खेलता रहा है और अभी वो खेल रहेगा और आगे भी उसे खेलना है। तो क्या ये जरूरी है कि उसको आपने पाकिस्तान की तरफ से नंबर 6 या 7 पर बैटिंग कराई मगर ओपन नहीं कराया? तो ये चीजें जो है ना इनके ऊपर बहुत जो है ना वो इनको एनालाइज करना पड़ेगा। देखिए सर, आप इस सिस्टम का हिस्सा रहे, आप जानते हैं प्लेयर को बनाया कैसे जाता है और प्लेयर को बिगाड़ा कैसे जाता है। ये भी हमने देखा कि अब तो चले चुके, फाइनल हो चुका है, लीग अब किस्सा पारीना बन चुकी है, बाजी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन अभी हमने देखा कि जिस तरह उसको फरहान को जब विकेट कीपिंग कराई गई, एक ऐसा प्लेयर जिसकी जो पाकिस्तान के लिए कंसीडर हो गया, अनाउंस हो गया कि नेक्स्ट अपकमिंग सीरीज में वो पाकिस्तान के लिए खेलेगा, उसकी उंगली में चोट लगी है, उसके बाद आपने उसको कीपिंग करा दी है। ये कौन से गीदड़ सिंह, ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट चला रहे हैं? बिल्कुल, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन किया और इसका जवाब जो है प्रोबेबली इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो मैनेजमेंट है, जो उनके कोच हैं या कैप्टन है, वही इसका जवाब दे सकते हैं। क्योंकि नेचुरली अगर एक कीपर जो है उससे कीपिंग नहीं की और वो एक मेकशिफ्ट तरीके से वो आकर अपना जो है वो सर अंजाम देना चाह रहा है अपना काम, तो क्या मुझे ये बताएं कि यह जरूरी था कि उसको ही कीपिंग करवानी थी? और अगर वो पाकिस्तान टीम में एज ए बैटर आया है और वो ही डजंट कम इनटू द पाकिस्तान टीम एज अ कीपर, तो फिर उसको कीपिंग करवाने का क्या मकसद था? इसका मतलब आप उसके कैरियर के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं? नो, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। ठीक है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से नहीं सोचना चाहिए कि आपका अपकमिंग सीरीज आ रही है, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट का सवाल है कि आपने एक प्लेयर को अनाउंस किया है, आप उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करने के लिए जा रहे हैं। आपको लगता है सर इस्लामाबाद यूनाइटेड या तो डेटा देखती है या फिर बेटा देखती है, ग्राउंड रियलिटीज पे काम नहीं करती? देखें, ये चीजें जो है ना डाटा की, ये तो आज की नहीं है, ये तो बहुत पुरानी है। मगर मैं समझता हूँ कि जब भी आप किसी भी लेवल पर आप क्रिकेट खेलते हैं ना, तो आप परफॉर्म करने के लिए डाटा पर नहीं जाते, आप प्लेयर की कन्विक्शन, बिलीव, इसकी एबिलिटी पर जाते हैं। तो जो बात मैं आपसे ये शेयर करने लगा हूँ कि क्या डाटा जो है उसको अगर सामने रखें तो क्या उसी पर आपने एम्फसाइज करना है? आपने देखना कि डाटा में बॉल जो है क्या वो सीम करेगा, स्विंग करेगा, स्पिन करेगा, नहीं करेगा, ये डाटा नहीं बताता, ये आपका कैलिबर बताता है, ये आपकी जो रिचुअल्स वो आपका बताते हैं। अगर आप उस पर पूरी तरीके के साथ आप परफॉर्म करते हैं तो फिर ये बेहतर चीज हो सकती है। बट नॉट फॉर द सेक ऑफ दिस के डाटा को सामने रखकर आप कहेंगे बस ये डाटा ही है, बाकी सब चीजें पीछे। ठीक है, अजहर खान साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे उस्मान तारिक के हवाले से, क्योंकि अजहर भाई खुद ऑफ स्पिनर हैं। उस्मान तारिक का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, फिर बाबर आजम, रिजवान क्यों इस PSL के अंदर, रिजवान ने तो परफॉर्मेंस जरूर दी है लेकिन बाबर आजम से उस तरह की परफॉर्मेंस क्यों सामने नहीं आई, बहुत सारी चीजें और डिस्कस करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात करेंगे अजहर खान साहब से पाकिस्तान सुपर लीग में जो स्टार्स थे उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से। बाबर आजम की परफॉर्मेंस क्या अजहर खान साहब को अप टू द मार्क लगी है या नहीं लगी, जरा बाबर आजम की हम पहले परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे, उसके बाद फिर अजहर खान साहब से बात भी करेंगे। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे है कि सीजन 10 में उन्होंने अब तक 10 मैचेस खेले, 3 उनके 50 हैं, 36 का एवरेज रहा और 288 रन उन्होंने 10 मैचेस में स्कोर किए। ये आप देख रहे हैं सर कि 36 की एवरेज के साथ 10 मैचेस में 288 रन, ये बाबर आजम के शायान शान है, या आप समझते हैं कि बाबर आजम की T20 की क्रिकेट इतनी है? बाबर हैज दिस एबिलिटी टू स्कोर मोर रन्स, यू नो,
और वो अकेला जो है ना वो मैच जिताने की सलाहियत भी रखते हैं। मगर मुझे अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि अगर वो 30 भी करते हैं तो अगर वो आउट हो जाते हैं तो ऐसी शॉट खेल कर आउट होते हैं जो एक्सपेक्ट नहीं की जाती। 50 करते हैं तो मगर 50 करने का फायदा तब भी है कि अगर आप अपनी टीम को जिताएं। जीतना जो होता है ना वो बड़ा मुकद्दम होता है, वही टीम को आगे लेके जाता है और वही प्लेयर की एबिलिटी और कैलिबर का इम्तिहान होता है। तो आई थिंक बाबर आजम नो डाउट कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा परफॉर्मर है और रन्स भी करता आ रहा है, मगर उसको अपनी जो क्रिकेटिंग स्किल है ना उसको एनहांस करने के लिए जो ये 20 या 25 है इसको 40 में और 40 को 60 में और 60 को 80 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर वो इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं करता तो प्रोबेबली जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं ना दुनिया के, जब वो टीम से बाहर होते हैं ना तो वो चैलेंज समझते हैं कि अब मैं बाहर हुआ हूँ, मैं अगली दफा जब आऊँ तो मैं पूरी तरह अपनी परफॉर्मेंस को ना एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करूं जो कि ये बेबस हो जाए सिलेक्टर्स और उसको दोबारा टीम में लाने के लिए मजबूर हो जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबर आजम अजहर खान साहब की सिलेक्शन कमेटी में T20 टीम में सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते? देखिए, क्लास इज परमानेंट एंड फॉर्म इज टेम्परेरी, ये एक कहावत है क्रिकेट में जो कि बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप सिर्फ बाबर आजम को ये समझते हैं कि वो ओपन करेगा और नंबर 3 पर बैटिंग करेगा तो ये पाकिस्तान टीम के लिए एक बेहतर शगुन होगा। वो पहले ओपन करके मैच जिताया उसमें। तो देखना यही है कि एक प्लेयर की अगर एबिलिटी है और वो परफॉर्म करता है और करता आ रहा है तो क्या आप उसको उसके नंबर पर खिलाएंगे कि आप उसको 4 या 5, अगर आप 4 या 5 पर बाबर को ले जाएंगे तो ही इज ऑफ नो यूज। तो बाबर के लिए अगर वापसी है ना तो यहाँ वो ओपन है या नंबर 3 है। अगर वो इसके ऊपर परफॉर्म नहीं करते तो फिर मेरा मकसद ये है कि ऐसे खिलाड़ी जो है ना अगर आप उनको इस तरह T20 में बाहर कर देंगे और वनडे से भी अगर वो बाहर हो गया ना तो उसके लिए फिर टेस्ट क्रिकेट में लेकिन सर फिर सवाल ये भी तो होता है ना बड़ा मुश्किल होगा। सर सवाल फिर ये भी तो होता है ना कि अपना दिया जलाने के वास्ते आप दूसरों के चिराग बुझा रहे हैं। फखर जमान जो पावर प्ले अच्छा खेलता है उसको आप नंबर 4 खिला रहे हैं, फिर उसके अलावा हैदर अली जो पाकिस्तान का फ्यूचर हो सकता है उसको आप PSL के अंदर नंबर 8 खिला रहे हैं, फिर साहबजादा फरहान को जो है वो आप नीचे खिला रहे हैं, हारिस का नंबर आपने जो है वो पता नहीं कौन सा कर देना है। तो एक बाबर आजम को देखने बचाने के लिए कि भाई इसको अपने फिट इन करना ही करना है, बाकी जो पावर प्ले अच्छा यूज कर सकते हैं आप उनको क्यों सैक्रिफाइस करवा रहे हैं? ये आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर उसकी एबिलिटी एज ए कैप्टन ऐसी है कि वो अपने बेस्ट पॉसिबल प्लेयर से वो फायदा हासिल नहीं कर पा रहा तो ये तो मेरा ख्याल है कि somebody should stand up and ask these questions। और यही चीज जो होती है ना वो अगर कैप्टन है ना उसको पूछना भी तो चाहिए ना कोच का क्या काम है। कोच का काम ही यही है कि वो देखे कि अगर एक प्लेयर जो है वो दूसरे प्लेयर्स के साथ जो है ना वो जेल नहीं कर रहा तो उसका खामियाजा फिर प्लेयर क्यों ना बुक किया। तो आई थिंक ये चीज जो है ना ये कोच के लिए बड़ा जरूरी है कि वो ये जरूर चीज। सर मैं सवाल को रिफ्रेश करता हूं। अगर आपके पास हारिस है, अगर आपके पास साहबजादा फरहान है, आपके पास फखर जमान मौजूद है, आपके पास इस तरह के ब्लास्टर बैट्समैन मौजूद हैं, आपके पास साइम अयूब मौजूद है, उसके बावजूद क्या आपकी टीम में बाबर आजम की जगह बनती है? मैं ये समझता हूं कि विद द प्रेजेंट फॉर्म एंड विद द प्रेजेंट परफॉर्मेंस उसकी जगह नहीं बन रही तभी वो टीम से आउट है ना। सर मैं यही जानना चाहता। अच्छा ये जो पाकिस्तान टीम में कल्चर आया है कि अपनी परफॉर्मेंस करो, टीम भले जाए भाड़ में, टीम भले बाहर हो जाए, ये भी रिजवान ने आपने देखा कि सबसे ज्यादा रन किए, टीम उनकी परफॉर्म नहीं कर सकी है। ये कल्चर कितना जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए डैमेजिंग है? ये डैमेजिंग इसलिए है कि ये जो आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना इसमें सिर्फ आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस काउंट नहीं करती। अगर आप नहीं जीतते तो अगर मैं ओनर हूं ना तो अली सलमान मैं तो फिर उनसे सवाल करूंगा कि भाई मुझे आई डोंट वांट एन इंडिविजुअल पर्सन टू परफॉर्म, मुझे तो चाहिए कि टीम मैच जीते। अगर मैच नहीं जीतती तो हम जो प्ले ऑफ में कैसे आ सकेंगे, हम कैसे जीत सकेंगे, कैसे ट्रॉफी उठा सकेंगे। मुझे सबसे पहले सवाल ही यही करना है। तो अगर आपने इंडिविजुअली परफॉर्म कर लिया मगर टीम आपकी जो है वो बिल्कुल 2 पॉइंट पर खड़ी है तो फिर उसका क्या फायदा होगा आपको। तो आई थिंक द ओनर शुड स्टैंड अप एंड आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम द कैप्टन एंड द कोच कि योर परफॉर्मेंस इज नॉट अप टू द मार्क। तुमने बिल्कुल हमारा जो है ना बड़ा गर्क करवा दिया। ठीक है 3-4 दफा फाइनल में जरूर आए, एक दफा जीते भी, मगर टेल मी कि व्हाट हैज गॉन रॉन्ग।
क्या आपके पास प्लेयर मौजूद नहीं थे? क्या आपकी अपनी एबिलिटी जो थी वो सिर्फ परफॉर्म करने की थी? तो आई थिंक ये तो कोच को और कैप्टन से ये सवाल जो है ना ओनर को करना चाहिए। सर, इस पीएसएल में रिजवान ने परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, उनकी टीम नहीं पहुंच सकी, क्या रिजवान को सही ड्रॉप किया बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में? देखिए, अगर रिजवान को आपने ड्रॉप किया और बाबर आजम को ड्रॉप किया तो फिर कोई भी खिलाड़ी जो है ना इस तरह की परफॉर्मेंस अगर करेगा तो उसको भी ड्रॉप होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, क्योंकि अब बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो ये बात कर रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि बाबर आजम पे तनकीद करना भी एक फैशन बन गया है और बाबर आजम को सपोर्ट करना भी एक कौमी फरीजा बन गया है। तनवीर अहमद ने कहा कि बाबर आजम और रिजवान को ड्रॉप करने वालों को सलूट करना चाहिए। वो हमारे एक और क्रिकेटर हैं जिनको हमने आपको एक्सपोर्ट कर दिया, बासित अली साहब, वो ये कह रहे हैं कि अगर बाबर नहीं होगा तो क्राउड नहीं आएगा। हालांकि इससे पहले यही जो है उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे होते थे। अली सलमान, आई थिंक ये चीजें जो है ना ये क्रिकेट के साथ साथ चलेंगी। जो भी क्रिटिसाइज करता है या वो किसी भी इंडिविजुअल प्लेयर के बारे में कोई बात करता है तो ये मेरा ख्याल उसकी अपनी राय होगी। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है ना सर, ये क्राउड को लाना इंपॉर्टेंट है। नहीं, क्राउड को लाना या ना लाना, आई डोंट बिलीव इट। अगर आप खाली स्टेडियम में भी खेल रहे हो और आप परफॉर्म कर रहे हो और आप मैच जीत रहे हो तो आई थिंक यू आर डूइंग योर जॉब। बिल्कुल सही। क्राउड तो जब ही आएगा जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस होगी। सर, उस्मान तारिक का थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि आप जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूं कि आप खुद भी ऑफ स्पिनर हैं। उस्मान तारिक अगर इतने अच्छे हैं कि क्रूशल मौके पे विकेट लेते हैं तो उनकी पाकिस्तान टीम में जगह क्यों नहीं बन रही, उनको क्यों नहीं खिला रहे? अच्छा, मुझे अली सलमान, आपको क्रिकेट का बहुत नॉलेज है और आपके पास इतलात भी काफी होती है, तो मुझे ये बताएं, उनको जब कॉल किया था, जब उनके एक्शन के ऊपर कोई अंपायर्स ने कोई एतराज किया था तो कहां पर जाकर उन्होंने अपने जो एक्शन है उसको उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया, उसमें बेहतरी लेके आए और दोबारा ही वाज अलाउड टू बॉल अगेन इन T20 क्रिकेट। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? सर, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उनका बायोमैकेनिक का टेस्ट हुआ, उन्होंने जाके कहीं पर वहां पर जो बायोमैकेनिक्स जो लेबोरेटरी है वहां पर जाकर अपने एक्शन को जी टेस्ट हुआ उनका, पीसीबी ने उनका टेस्ट लिया क्योंकि उनकी कोई एक आध डिलीवरी पे सस्पिशियस नहीं थी। 24 की 24 डिलीवरीज अंपायर ने जो है उनकी वो सस्पिशियस करार दी। उन्होंने मेरे शो में भी आके उन्होंने इस बात को रिवील किया कि मैंने हर किस्म की डिलीवरी की है, वो डिलीवरीज भी की हैं जो मैं अमूमन मैचेस में नहीं करता हूं, ताकि एक ही दफा जो है वो मामला अपने इख्तिताम को पहुंच जाए। और अब उनका बॉलिंग एक्शन क्लियर कर दिया गया है। अगर तो उनका बॉलिंग एक्शन क्लियर हो गया है तो आप समझते हैं कि क्या उनको टीम में होना चाहिए? बल्कि अपने नाज़रीन को भी रिकॉल करा देते हैं और बता देते हैं कि उस्मान तारिक ने कहा क्या था। मतलब लेवरेज फिंगर जो कैरम बॉल बोलते हैं, मैं वो करता हूं। तो मैंने इसके अलावा जो और वेरिएशंस मेरे पास है मैंने टेस्ट के दौरान वो भी की, इसलिए कि ताकि मतलब मुझे क्लियरली पता चले कि चलो मेरे किसी डिलीवरी में अगर सस्पेक्ट आता है कि मैं उसके ऊपर फिर आइंदा ख्याल रखूं। तो ऑनेस्टली मैंने जितनी भी वेरिएशंस किए हैं मैंने तकरीबन वहां पे जाके सारे अप्लाई किए और सब के सब उसमें जो मैक्सिमम एक्सटेंशन मेरा आया है तो वो 9 डिग्री का है। जस्ट इमेजिन, मतलब 15.6 आपके पास लीगल है और मैंने जो है मेरा जो मैक्स जो डिलीवरी का जो एक्सटेंशन आया है वो है 5 to 9। तो दैट वाज द रिजल्ट। जी अजहर भाई, आपने सुन भी लिया और नाज़रीन ने भी सुन लिया कि उन्होंने अपने बॉलिंग एक्शन के हवाले से क्या कहा था। अब अगर वो क्लियर है तो क्या आप समझते हैं कि उनमें इतना पोटेंशियल है कि उनको पाकिस्तान टीम में खिलाया जाए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे उनको टेस्ट किया जा सकता है? पहले तो आप डिसाइड करें ना कि उसे T20 क्रिकेट खेलनी है, वनडे खेलनी है या टेस्ट। सर, मैं लेट्स सपोज T20 की बात करता हूं। अगर वो T20 के लिए ही आपने उसको रखना है तो फिर नो डाउट कि वो जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है उसमें वो डिजर्व करता है कि ही शुड बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम। तो आप समझते हैं हमारा स्पिन ट्रायो अच्छा बन सकता है जब अबरार होंगे, शादाब भी होंगे, उस्मान तारिक भी होंगे, तो बड़ा एक लीथल सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जी ऐसे ही है। और ये है कि आपके पास तीनों डिफरेंट किस्म के जो बॉलर्स हैं उनमें एक वेरिएशन आ जाएगी। राइट आर्म लेग स्पिनर है, एक अपना चाइना मैन और दूसरे अपना जो ऑफ ब्रेक और कैरम बॉल करते हैं और एक आपके पास राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। तो ये वेरिएशन और डिफरेंट वैरायटी जो है ना ये दूसरी टीम को के लिए प्रॉब्लम पेश ला सकती है। ठीक है सर, शादाब का क्या इशू नजर आ रहा है? शादाब बतौर बॉलर खेलते हैं लेकिन हम देखते हैं कि 2-2 ओवर करने के बाद वो बॉलिंग नहीं करते, फिर बैटिंग में नंबर 4 आ जाते हैं जिसकी वजह से पूरा कॉम्बिनेशन खराब होता है। फिर साहबजादा फरहान को कीपिंग करनी पड़ जाती है, हैदर को 8वें नंबर पे खेलना पड़ जाता है। जब कैप्टन नहीं
हर चीज जो है वो अपनी मर्जी से करेगा और उसको पता है कि मैंने कब बैटिंग करनी है, कब मैंने बॉलिंग करनी है, मैंने अपने कोटा ऑफ नंबर ऑफ ओवर जो है पूरे करने हैं कि नहीं करने। तो इसका मतलब है कि वो कैप्टन जो है घबरा रहा है, वो ये कोशिश कर रहा है कि मैं कंपेटिटिवनेस से दूर भाग जाऊं, मैं सिर्फ 2 ओवर करके अपने आप को बचा लूं और नंबर 4 पर जाकर 30-35 करके तो मैं लोगों को बता दूं कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया है। आई थिंक कैप्टन शुड टेक फ्रॉम द फ्रंट और उसको परफॉर्म करना चाहिए। 4 ओवरों में उसको आउट भी करना चाहिए, बॉलिंग भी अच्छी करनी चाहिए और अपने जो बैटिंग ऑर्डर है उसको इस तरह ना करे कि दूसरे जो खिलाड़ी है ना वो महरूमी का शिकार हो जाए। बिल्कुल सही है। और कैप्टन को जो है वो सेल्फलेस होना चाहिए, क्योंकि की नस्ल ने नहीं देखा होगा अजहर खान साहब को खेलते हुए, लेकिन हमने इनके विल्स कप के मैचेस देखे हैं, हमने इनको डोमेस्टिक में खेलते हुए देखा है कि शादाब से कहीं बेहतर बैट्समैन थे, लेकिन उसके बावजूद अपनी सीनियरिटी का, अपनी कैप्टनसी का फायदा उठाते हुए कभी भी एचबीएल से जो है ये बैट्समैन से ऊपर इन्होंने आने की कोशिश नहीं की है। और जो है जो इनका मेन शोबा था बॉलिंग, उस पर इन्होंने ज्यादा फोकस किया है। इस वक्त मिलेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, माइक हैसन के तकरूरी के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश अपकमिंग सीरीज, जिसमें 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान के स्क्वाड आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे है कि जहां पे सलमान अली आगा कप्तान है, शादाब खान अबरार, फहीम फखर, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, इरफान न्याजी, हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहबजादा फरहान और साइम अयूब। अजहर भाई, स्क्वाड आपको बैलेंस नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नो डाउट अच्छी टीम बनाई गई है और परफॉर्मर्स जो है ना जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म किया उनको मौका दिया गया है, जिसमें बॉलर भी हैं, बैटर भी हैं। और हसन नवाज जो है ना उसके बारे में ये चीज मैं देख रहा हूँ कि वो अपनी क्रिकेट को उन्होंने इम्प्रूव किया है, दोनों साइड पर अब खेलना शुरू कर दिए हैं बजाय लेग साइड पर खेलने के। तो आई थिंक इट्स अ गुड ओमन, इट्स अ गुड साइन। और हसन अली की जो वापसी हुई है ये दैट इज अ ट्रेमेंडस बूस्ट फॉर हिम, क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन अजहर भाई, जिस तरह आप कह रहे हैं कि स्क्वाड ये बैलेंस है, 3-4 ओपनर नजर आ रहे हैं, इसमें फिर हसन अली भी हमें नजर आ रहे हैं, ये कब तक जो है वो म्यूजिकल चेयर चलता रहेगा पाकिस्तान क्रिकेट में कि नया टैलेंट हम इंडक्ट होने ही नहीं देते हैं? नहीं, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अगर कोई ओपनर है तो उसको ओपनर ही खिलाएं। तो सर ये 4-5 ओपनर जो सिलेक्ट कर लिए, नहीं ये नहीं होना चाहिए कि वो मिडिल ऑर्डर को आप ओपन कर दें और ओपन को मिडिल ऑर्डर में ले आए, तो नहीं, ये ऐसा नहीं चलेगा। जिसका जो जॉब है उसको वही करना पड़ेगा। सही, ठीक है। अच्छा, हमारी जो क्रिकेट है पाकिस्तान क्रिकेट, फर्स्ट क्लास को हम खत्म कर देते हैं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर देते हैं और सिर्फ एक इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है हम अपना बेंचमार्क बना लेते हैं, क्योंकि हमें कप्तान भी वहीं से लेना है, वाइस कप्तान भी हमें वहीं से लेना है, सिलेक्टर भी हमें वहीं से लेना है, मैनेजर भी हमें वहीं से लेना है, और अब कोच, भले वो 7 मैच ना रो हार जाए, लेकिन कोच भी हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड से ही लेना है। ये देखिए, ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना ये थोड़ा सा पाकिस्तान के क्रिकेट को हर्ट भी कर रही है और इंजर भी कर रही है। और इसलिए कि अगर जैसा कि अभी एक ही टीम के बारे में आपने जो जिक्र किया, तो क्या हर जो खिलाड़ी है या कैप्टन और वाइस कैप्टन एक ही टीम से होंगे, कोच भी एक टीम से होगा और उनकी जो एबिलिटी टू परफॉर्म है उसमें भी वहीं से लड़के जो है चूज किए जाएंगे? तो ऐसा नहीं होता। आई थिंक बड़ा दिल खुला करके ना टीम की सिलेक्शन करनी चाहिए। ठीक है, तो माइक हैसन के तकरूरी के हवाले से क्या कहेंगे? 7 मैच हारे, उसका इनको इनाम मिला है कि उनको व्हाइट बॉल का कोच बना दिया है? देखिए, अगर ये माइक हैसन जो है ना, अगर इनको आपने कोच अली सलमान बनाया है तो फॉर गॉड सेक ये सिर्फ चंद माह के लिए नहीं होना चाहिए, ये 6 माह या 9 माह के लिए नहीं है। ये एटलीस्ट उनको एक लंबा एक्सटेंडेड रन दें, 1-2 साल के लिए उनको कोच रखें और फिर देखें कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसको गेज करें, उसको स्क्रूटनाइज करें। अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है तो उनको कॉम्प्लीमेंट करें, और अगर वो 2 साल भी और 1.5-2 साल अगर परफॉर्म नहीं कर सकते तो फिर ये क्वेश्चन जो है ये इनसे पूछने चाहिए। ठीक है, तो अब पाकिस्तान में आप समझते हैं कि लोकल कोचेज होने चाहिए या फॉरेन कोचेज होने चाहिए? क्योंकि फॉरेन कोचेज का एक्सपीरियंस का हमारा अच्छा तो रहा नहीं, कभी वो हमसे नाराज हो जाते हैं, कभी हम उनसे नाराज हो जाते हैं। वो ऐसा लगता है कि शादी में कोई फुप्पो आई है, जब दिल चाहता नाराज होकर चली जाती हैं। देखिए, अब फॉरेन कोचेस के बारे में अगर मैं जिक्र करने लगूं तो ये तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जो आपके लोकल कोचेस हैं
उनमें भी एबिलिटी जो है वो कम नजर आती है। तो आई थिंक कि ये कोचिंग का जो मरहला है ना, ये बड़ा फिक्टिशियस किस्म का है। किस पर आप बैंक करते हैं, किस पर आप बैंक नहीं करते, बड़ा मुश्किल ही ये कहना। हाँ, अगर आपने कोच फॉरेन रखा है या लोकल रखा है तो प्लीज उसको एक्सटेंडेड रन दें, एटलीस्ट 1.5-2 साल उसको दें, ताकि बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो हो जाए। अच्छा अजहर भाई, अभी आप लोकल और फॉरेन कोच की बात कर रहे थे और आपने कहा कि आप लोकल कोच के हक में, लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि कई फॉर्मर चेयरमैन मेरे शो में आए, उन्होंने कहा कि लोकल कोचेस जो हैं वो सियासत करते हैं। नजम सेठी साहब पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान क्रिकेट को उन्होंने सर्व भी किया है बतौर चेयरमैन। उनका इस हवाले से क्या कहना था, जरा वो भी सुन लेते हैं। आपको मेरा मौकफ तो पता ही है, मैं तो फॉरेन कोचेस में बिलीव करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ पाकिस्तानी सुपरस्टार्स जो हैं वो अच्छे कोचेस नहीं बनते, और प्रोफेशनल ये प्रोफेशन है एक, और दुनिया में कहीं भी टॉप आइकॉनिक स्टार्स जो हैं वो कोचेस नहीं बनते। जी अजहर भाई, आपने सुना कि लोकल कोचेस के हवाले से फॉर्मर चेयरमैन का क्या कहना है। हम इंडिया में भी देख रहे हैं कि जब से गौतम गंभीर आए, रोहित शर्मा और विराट कोहली का कैरियर खत्म कर दिया उन्होंने। नहीं, देखिए, अगर आपने ये चीज सोचनी है कि फॉरेन कोच जो है वो पॉलिटिक्स नहीं करेगा, तो मुझे बताएं कि जैसन गिलेस्पी जब उनके खिलाड़ी को, उनके कोच को ड्रॉप किया तो उन्होंने क्यों इतना बुरा मनाया? क्या ये पाकिस्तान टीम का प्रोगेटिव नहीं था कि वो किसको रखते या किसको ना रखते और किसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते? तो ये चीजें तो आपको साथ साथ चलनी पड़ेंगी। और इसके बारे में गिलेस्पी का तो केस ही डिफरेंट था ना, जब उनसे कह दिया आप टीम लड़ाएंगे, टीम की सिलेक्शन में आपका कोई अमल दखल नहीं होगा, कप्तान का कोई अमल दखल नहीं होगा। आप बताएं, दुनिया में कहीं ऐसा होता है, आप खुद भी सिलेक्टर रहे, कि कप्तान और कोच का फाइनल 11 में कोई अमल दखल ही नहीं है? नहीं, वो आपने बात ठीक की है कि उसमें अमल दखल होना चाहिए, मगर ये कहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ना, वो तो बड़ा क्लियर होनी चाहिए ना, कि अगर मैं एज ए सिलेक्टर आया हूँ तो क्या मुझे अपनी सिलेक्शन कमेटी के साथ या चेयरमैन के साथ या एज ए सिलेक्टर मेरा क्या काम है, मेरी क्या जॉब है, तो मुझे तो उसके ऊपर फिर स्टैंड करना है, वो चाहे अच्छा किसी को लगे या बुरा लगे। ठीक है, तो फिर गंभीर सही कर रहे हैं क्या फिर वो कोहली जो है का एग्जिट हुआ है या रोहित शर्मा का एग्जिट हुआ है? क्योंकि गंभीर पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कोहली को लेके और रोहित शर्मा को लेके। देखिए, कोहली और रोहित शर्मा की जो क्रिकेट है वो मेरा ख्याल बेहतर जानते हैं कि वो फिजिकली, मेंटली और क्रिकेटिंग वाइज, क्योंकि कोहली वो स्ट्रगलिंग इन टेस्ट क्रिकेट, ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो अगर वो ये समझते हैं कि नाउ दिस वाज द राइट टाइम फॉर हिम टू से गुड बाय, तो मेरे ख्याल उन्होंने सही डिसीजन लिया। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, ये मई में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज हो रही है और पाकिस्तान को जो वनडे में पहली शिकस्त हुई थी वो 31 मई को हुई थी 1999 के वर्ल्ड कप में, जब पाकिस्तान इंग्लैंड में हारा था। क्या लग रहा है इस सीरीज में, 3 मैचेस की सीरीज है, व्हाइट वॉश नजर आ रहा है आपको कि पाकिस्तान 3-0 जीत लेगा, या आपको लगता है 2-1 जीतेगा, या कुछ और रिजल्ट नजर आ रहा है, खुसूसन इस तनाजुर में कि वो यूएई से भी हार कर आ रहे हैं? देखिए, जो 2 टेस्ट मैचेस में तो उन्होंने हमें क्लीन स्वीप किया ना हमारी होम कंडीशन में, और इसके बाद अभी जो हाल में उन्होंने जो सीरीज खेली अगेंस्ट यूएई, उसमें वो 2-1 जो है उनको शिकस्त हुई। तो अब देखना ये है कि क्या वो मेंटली, फिजिकली, टेक्निकली और टैक्टिकली ये क्या वो तैयार है कि पाकिस्तान के जो ये टीम है ये इस वक्त अच्छी फॉर्म में है, लड़के अच्छा खेल रहे हैं, टीम का बैलेंस भी अच्छा है, तो क्या बांग्लादेश की टीम कंपेटिटिवनेस में पाकिस्तान के खिलाड़ियों का मुकाबला कर सकेगी? ये तो फिर वक्त बताएगा और मैचेस के रिजल्ट जो है वो बताएंगे। ठीक है सर, अब आखिरी सवाल है कि एशिया कप के हवाले से कि र्यूमर्स ये आ रही हैं कि इंडिया ने पहले कहा, उनका मीडिया ने दावा किया, क्योंकि बीसीसीआई खुद तो कुछ कहता नहीं है, अपनी पॉलिसीज को अपने जो गोदी मीडिया उसके जरिए टो करता है, ये इंडिया के मीडिया ने दावा किया कि इंडिया पुल ऑफ कर जाएगा एशिया कप से, उसकी मेजबानी से दस्तबरदार हो जाएगा। अब खबरें आ रही हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक पूल में नहीं होने चाहिए। क्या जो आईसीसी के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट हैं, जो आईसीसी को पैसा मिलता है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस कराने से, एक ही पूल में रखने से, फिर संडे को मैच कराने से, क्या इंडिया या आईसीसी इसका मुतामिल हो सकता है कि इतने लॉस को बर्दाश्त करे? और आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं होंगे? नहीं, देखिए, जो इंडिया के जो इस वक्त चेयरमैन है, जो आईसीसी के चेयरमैन है, तो वो उनको तो इसका जवाब देना है कि क्या वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं कि नहीं चाहते। ये आईसीसी
कि खाली उनके चेयरमैन का ये काम नहीं है, ये काम जो है ना, ये पूरी उनकी जो आईसीसी का जो पैराफिनेलिया है उसमें इस चीज को उन्हें बाबर करवाना है। तो हमारे लिए तो ये इट्स नॉट अ न्यू थिंग। हम तो हमेशा यही सुनते आए हैं और देखते आए हैं कि इंडिया जब भी पाकिस्तान से क्रिकेट होती है तो वो भागने की कोशिश करता है। अगर वो नहीं खेलना चाहते तो ना खेलें, अगर उन्होंने खेलना है तो फिर जो भी आईसीसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और हम इंतहाई आपके मशकूर हैं कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए, और हमें बड़ा फ़ख्र है आप जैसे हीरोज़ के ऊपर कि जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को इतना ज़्यादा सर्व किया मुख्तलिफ हैसियतों में, और इसी तरह से जो है वो अल्लाह ताला जो आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह से आप जो है हमारे शो को अपनी मौजूदगी से जो है वो रौनक बख्शते रहें। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के फॉर्मर सेलेक्टर और पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम अजहर खान साहब कि जिन्होंने आज के शो में जो है अपने ख्यालात से हमें मुस्तफ़ीज़ किया। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।